चुके हैं। आज के सेशन में एक प्रश्न जो कंटिन्यूअसली पूछा जा रहा है उसे मैंने सिलेक्ट किया है, जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए संभावित है। प्रश्न जैसा कि आपको दिख रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। इसमें ब्लू कलर का जो वर्ड दिख रहा है उस पर ध्यान रखना है। और मैंने पहले बताया है कि जब भी आप किसी प्रश्न को मुख्य परीक्षा में रिस्पॉन्स करें, यानी उसका उत्तर दें, तो पहले प्रश्न को आपको समझना है, उसे थोड़ा सा टाइम देना है, उसके बाद रिस्पॉन्स करना है कि वह पूछ क्या रहा है। ब्लाइंडली उसे लिखना शुरू ना कर दें। मैं बार बार अपने क्लास में बोलते रहता हूँ। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना कीजिए एवं उसका महत्व बतलाइए। ये आपके 40वीं मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, विभिन्न नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 1950 के बाद बिहार में इन्हें किस तरह से क्रियान्वित किया गया है। ये आपका 53वीं से 55वीं में पूछा गया है। तीसरा प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि राज्य की नीति के मार्गदर्शन के लिए सुस्पष्ट निर्देश हैं। व्याख्या कीजिए और बताइए कि वो व्यवहार में कहाँ तक लागू किए गए हैं। ये 60वीं 62वीं की पूछे गए प्रश्न है। तो आप जैसे ही आपके सामने प्रश्न पत्र आता है तो आप निर्देश में देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ रहता है कि अगर कहीं भी हिंदी और इंग्लिश में कोई डाउट या संदेह या गलती मिलती हो तो इंग्लिश को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी इंग्लिश रूल करेगा हिंदी पे। तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से जो वर्ड्स हाईलाइट किए हैं वहाँ पर देखिए, हिंदी में पहले प्रश्न में विवेचना लिखा गया है और उसी का इंग्लिश वर्जन आप देखेंगे प्रश्न को, तो उसके लिए डिस्कस वर्ड लिखा गया है। ये मैंने अपने तरफ से नहीं लिखा है, ये प्रश्न में जैसे आया है वैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने मैंने रखा हुआ है। दूसरे प्रश्न में हिंदी में वर्णन शब्द यूज किया गया है, लेकिन इंग्लिश का सेम वर्ड है डिस्कस। डिस्कस कीजिए। नंबर 3 तीसरे प्रश्न में है व्याख्या। व्याख्या के लिए कमेंट वर्ड यूज हुआ है। तो मैंने जो पिछले सेशन में जो बताया हुआ है कि इन वर्ड को ही हिंदी मीडियम वाले भी इस वर्ड को याद कर जाएं, रट्टा मार जाएं कि हमें देखना है कि डिस्कस लिखा है, कमेंट लिखा है, एक्सप्लेन लिखा है, उसके हिसाब से हमें प्रश्न को उत्तर करना है। सॉरी, न कि हिंदी के विवेचना वर्णन और व्याख्या के हिसाब से, क्योंकि उसमें आपको डाउट आता है कि क्या करना है। और इंग्लिश के लिए बीपीएससी हमेशा वो पर्टिकुलर वर्ड्स जो है वही यूज करती है, अलग अलग वर्ड यूज नहीं करती है। तो यहाँ पर मैंने बताया हुआ कि जब भी प्रश्न में डिस्कस करें, उल्लेख हो, तब आपको कैसे उसको उत्तर देना है वो है कि पहले उसका अर्थ लिखिए और फिर अपना दृष्टिकोण बताएं। जिसे बताने के संदर्भ में कारण और तर्क को आधार जरूर बनाएं। और दूसरा है कि जब कमेंट करें, शब्द लगा हो, तो आपको इसका उत्तर लिखते समय अपना ओपिनियन देना है। बारीक चीज़ें हैं, इसे आपको समझना होगा अगर आप मैक्सिमम मार्क्स लाना चाहते हैं। तो जैसे जैसे इसमें आप घुसेंगे, मेंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपको गाइडेंस मिलेगा, वैसे वैसे ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी।
तो जब सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा गया था, जैसे पहले में 40वीं में कि विवेचना कीजिए यानी डिस्कस कीजिए, तो डिस्कस में क्या है कि आपको अर्थ लिखना है और एक दृष्टिकोण बता देना है। तो अर्थ में क्या लिखेंगे, नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो उसके बारे में बता देंगे कि भारतीय संविधान की एक खास विशेषता जिसमें निर्देशक तत्वों की मौजूदगी है, जिसकी अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसके प्रारूप को तेज बहादुर सप्रू समिति ने तैयार किया था। यह संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। अब जो है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया हूँ, क्योंकि मैं आपके सामने जो मैंने आंसर रखा है वो तीनों प्रश्न को देखते हुए ये प्रिपेयर किया है, ताकि आप उस हिसाब से उसको रिस्पॉन्स कर सकें और अपना आंसर प्रिपेयर कर सकें, ताकि आपकी समझ डेवलप हो और उस तरीके से, जिस तरीके से प्रश्न पूछा गया हो उस तरीके से आप उत्तर दे सके। तो मैंने यहाँ कंबाइंड रूप से आंसर तैयार किया है। आगे जो है वह संविधान निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें सभी नागरिकों में समानता लाना, सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्होंने यह सोचा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी हैं, लेकिन साथ ही इन नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहते थे। संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इसलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया, जिन्हें कार्य रूप में परिणत किए जाने पर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संभव हो पाएगी। जब इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि राज्य के नीति के मार्गदर्शन के लिए सुस्पष्ट निर्देश हैं, वहाँ पे हम इस तरह से आंसर को लिखेंगे। आगे देखिए, खुद आपको समझ में आ जाएगी बात। इस प्रकार संविधान निर्माताओं ने संविधान में केवल राज्य के संगठन की व्यवस्था एवं अधिकारों का वर्णन ही नहीं किया है, बल्कि साथ ही साथ वह दिशा भी निश्चित की है जिसकी ओर बढ़ने का प्रयत्न भविष्य में भारत को करना है। नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, अर्थात यदि राज्य इन्हें लागू करने में असफल रहता है तो कोई भी इसके विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकता है। लेकिन संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्व को गंभीरता से लें। इसके अलावा वह ऐसा भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी। भावी मतलब आने वाली। अतः संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची रखी गई है। निर्देशों की उस सूची को ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। यानी क्यों रखा गया इस नीति निर्देशक तत्व को, यह सिर्फ एक पवित्र घोषणा नहीं है, इसके पीछे का तर्क जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्यों इसे रखा गया। क्योंकि थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में चलेंगे, डिस्कस करेंगे। जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ादी से पहले हम चलेंगे थोड़ा सा गांधी युग के स्टार्टिंग के टाइम में, या हाँ गांधी युग के स्टार्टिंग के टाइम में जब लखनऊ में समझौता हुआ था, जहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ आए थे, एक मंच पे आ गए थे 1916 में। उस समय क्या हो रहा था, मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम के बीच भेद उत्पन्न किए जा रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल।
और उन्होंने हमेशा हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग बांटने की कोशिश की, उनका तुष्टीकरण किया, एक को बढ़ाया। इससे हुआ क्या कि आप जानते हैं पृथक निर्वाचन जो है वो आया सामने और धीरे धीरे वो प्रक्रिया बढ़ी। उसके बाद यह जो है जाति विशेष का रूप लेने लगी। आगे चलकर 1932 में पूना पैक्ट जो हुआ अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच, तो अंबेडकर नाराज थे कि जो कमज़ोर वर्ग हैं, आप पता है अनुसूचित जातियों के लिए वो संघर्ष कर रहे थे और उनके लिए रिजर्व सीट मांग रहे थे कि अगर इन्हें सीट नहीं मिलेगा तो शायद इनका विकास नहीं हो सका, इनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। तो पहले धर्म पे, फिर धर्म के अंदर जातियों के बीच यह फूट उत्पन्न होने लगा और पार्टियों में भी यह मतभेद देखा जाने लगा। 1947 आज़ादी के पहले बहुत सारे दंगे हुए, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, नोआखली जो अभी तो बांग्लादेश में पड़ता है, भयंकर दंगे हुए थे। गांधी जी उस समय वहाँ पे थे। तो ये सब चीज़ें थी संविधान निर्माताओं के दिमाग में कि आगे आने वाले भारत को अगर विकास के रास्ते पे ले जाना है तो इतनी असमानताओं को हम समान कैसे करेंगे। अगर हम इमीडिएटली कानून बना करके जनता पर थोप देंगे तो जनता ऐसे ही 200 सालों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई, वो आज़ाद होने के लिए बेताब है और हम उस पर यह कानून नहीं थोप सकते। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया कि आने वाले समय में, भविष्य में सरकार को जब यह लगेगा कि अब वह समय आ गया है कि इस कानून को, उसमें से सेलेक्टिव कानून जिस स्टेट को लगता है कि हमारे यहाँ ये लागू किया जा सकता है तो लागू करते हैं। जैसे गुजरात में शराबबंदी प्रारंभ से है, बिहार में आपका 2016 से है। तो शराबबंदी का जो प्रावधान है नीति निर्देशक तत्व में है, मद्य निषेध। तो इस तरह से वो छोड़ दिया गया। अभी बार बार सवाल उठती है समान नागरिक संहिता की, जो कि आपका नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 44 में है। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के अलग रीति रिवाज हैं, मुस्लिम धर्म के अलग रीति रिवाज हैं, उनका कुछ धार्मिक कानून है जो शरिया के हिसाब से चलता है। अब वैसे में जब तक जनता का शैक्षणिक स्तर यानी उनका शिक्षा इतने शिक्षित नहीं हो जाते कि उस कानून को अडॉप्ट कर लें, तब तक सरकार को नहीं चाहिए कि वो कोई चीज़ें उन पे थोप दे। इसलिए भविष्य में लागू करने के लिए ये नीति निर्देशक तत्वों को संविधान निर्माताओं ने शामिल किया। आई थिंक अब आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अब देखिए गलती कहाँ होती है आप लोगों से कि जैसे ऑब्जेक्टिव आप पढ़ते हैं वैसे ही लिख देते हैं। ये मेंस है, कमीशन का मेंस है, यहाँ वैसे बात बनने वाली नहीं है। अभी देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मुख्य रूप से 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर जो नए होंगे कैंडिडेट उनको लग रहा होगा कि ये 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं। तो ये अध्ययन के सुविधा के लिए इस तरह से वो तत्व कैटेगराइज
किए जा सकते हैं, जैसे आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था और इस दृष्टि से अधिकांश निर्देशक तत्वों द्वारा आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक न्याय के संबंध में व्यवस्था की गई है। जैसे राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा। राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुँचे। राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की कोमल अवस्था का दुरुपयोग ना होने देगा। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्य के द्वारा बच्चों के स्वस्थ रूप में विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान करेगा। उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति प्राप्त होगी। बच्चों तथा युवकों की शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त कर सके, शिक्षा प्राप्त कर सके, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता आदि की दशाओं में लोक सहायता प्राप्त कर सके। जैसे राज्य सरकार जो देती है वृद्धा पेंशन योजना क्या है, उसे लागू करने के पीछे का क्या संवैधानिक निर्देश है? तो वृद्धा पेंशन ये नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य इस तरह की स्कीम्स को क्रियान्वित करती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बुढ़ापा में उनको सहायता मिल रही है। वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, ये सारे आपके सामने उदाहरण आपके आसपास देखने को मिल जाएंगे। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे मैंने कोट नहीं किया है, आप कोट करेंगे तो वहाँ पे आपका आंसर स्कोरिंग हो जाएगा। राज्य प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूति अवस्था में कार्य ना करना पड़े। राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके, उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके तथा उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति का अवसर प्राप्त हो सके। राज्य का कर्तव्य होगा कि गांवों में व्यक्तिगत अथवा सहकारी यानी कोऑपरेटिव आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। जो जीविका है वो जीविका क्या है, सहकारी है। बहुत सारे कोऑपरेटिव स्कीम्स हैं जो बिहार सरकार के आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप उसे कोट करके लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस। नेक्स्ट, सामाजिक हित संबंधी निर्देशक तत्व। राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधि में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। राज्य SC, ST और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा और हर तरह के शोषण व सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करेगा। जो पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, ये सब जो बनते हैं उनके पीछे बनाने का जो क्या निर्देश है, ये यहीं से निर्देशित होकर के सरकारें बनाई हैं वो यहीं से ही निर्देशित हुई हैं।
नंबर 3, शिक्षा, न्याय और प्रजातंत्र संबंधी निर्देशक तत्व। शिक्षा के संबंध में यह निर्देश दिया गया है, राज्य संविधान के प्रारंभ होने से यानी 1950 से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। न्याय की प्राप्ति हेतु राज्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाएगा और अपनी सेवाओं में यानी सरकारी सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का प्रयत्न करेगा। प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन की ओर कदम उठाएगा और इन्हें अधिकार प्रदान करके सक्षम बनाएगा ताकि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। नंबर 4, प्राचीन स्मारकों तथा पर्यावरण की रक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। इन तत्वों के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के भवनों की रक्षा, प्राचीन स्मारकों और कलात्मक महत्व के स्थानों की रक्षा का कार्य राज्य को सौंपा गया है। राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया हो, रक्षा करने का प्रयत्न करेगा। जैसे ताजमहल को सुरक्षा प्रदान करना, लाल किला को सुरक्षा प्रदान करना, साथ ही साथ देश के पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार लाने का प्रयास करेगा। और 5वां, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। इसका उल्लेख मैंने भारत के विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय नीति जो है उसमें भी मैंने उल्लेख किया था और यहाँ से ही लिया था। मूलतः वह निर्देशक तत्व ही है जिसको हमने वहाँ पे कोट किया था, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। इसके अंतर्गत राज्य को यह निर्देशित किया गया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित आदर्शों को लेकर चलने का प्रयत्न करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित रखना, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। कौन? राज्य यानी देश। अब एक प्रश्न में पूछा जा रहा है कि व्यवहार में, यहाँ पे देखिए ध्यान से एक बार फिर से प्रश्न को देखते हैं। 2 तरह से पूछा गया है। एक है कि 1950 के बाद बिहार में इन्हें किस तरह से क्रियान्वित किया गया है, तो बिहार में जो जो लागू हुए हैं सिर्फ हम उसको कोट करेंगे। और दूसरा जो है कि बताइए कि व्यवहार में कहाँ तक लागू है, तो इस वाले प्रश्न में ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी लागू हैं उन सबको हम कोट कर देंगे। तो आइए फिर से देखते इसे। संविधान के लागू होने के बाद से आने वाली सरकारों ने निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और कानूनों को बनाया है। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई ताकि देश का विकास नियोजित तरीके से हो सके तथा साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति की जा सके। वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। अब जब हम आगे, मैंने नहीं यहाँ पे ऐड किया है क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। जो पेड ग्रुप में हैं उनको पूरा PDF दे दूंगा, वो क्लास अलग से कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन यहाँ पे सुन लीजिए, यहाँ पे लिखना क्या है आपको कि जैसे पूरा केंद्र लेवल पे लिखना है तो हम हर चीज़ की चर्चा करेंगे। जैसे गोवा एकमात्र राज्य जहाँ पे आप जानते हैं सामान्य नागरिक संहिता लागू है, तो उसको कोट कर देंगे कि व्यवहार में ये तत्व नीति निर्देशक में थे और यहाँ पे लागू किया गया है, इस राज्य ने लागू किया है। मद्य बिहार के सापेक्ष में लिखेंगे तो मद्य निषेध को कोट करके लिख देंगे कि यहाँ पे लागू किया गया है। विभिन्न बिहार सरकार की योजनाओं को जो आर्थिक और सामाजिक समानता लाने के उद्देश्य से लाए गए हैं,
जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इन सब को कोट करते हुए हम यहाँ पर दिखाएंगे कि यह व्यवहार में हमारे राज्य सरकारों द्वारा ये योजनाएं लागू की गई हैं, और केंद्र के सापेक्ष में लिखेंगे तो केंद्र की विभिन्न योजनाओं, जैसे पंचायती राज का चर्चा करेंगे तो पंचायती ऑल इंडिया लेवल पे है जो 1962 से लागू है और बिहार में भी लागू है। तो इन सारे चीज़ों को अलग अलग बाइफरकेट करके, अगर बिहार के सापेक्ष में पूछेगा तो बिहार के बारे में लिख देंगे, और केंद्र के सापेक्ष में पूछेगा ऑल ओवर क्वेश्चन जिस तरह से पूछेगा उस तरह से उसको हम रिस्पॉन्स कर देंगे। आई थिंक ये चीज़ बहुत चीज़ आप